दोस्तों, आप सभी ये जानते होंगे कि कैसे आधार कार्ड आज हमारे देश का एक एसेंशियल डॉक्यूमेंट बन चुका है। भारत में रहने वाले लगभग हर नागरिक के पास आज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ उसका आधार मौजूद है। इंस्टेंट बैंक अकाउंट, इंस्टेंट डीमैट अकाउंट, डिजी लॉकर, ओटीपी सिक्योरिटी इन वेरियस आधार लिंक अकाउंट्स, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम गवर्नमेंट जैसी न जाने कितनी सर्विसेज आज आधार की मदद से भारतीय सरकार अपने नागरिकों तक पहुंचा रही है। और यदि ये भी आपको सफिशिएंट नहीं लगता तो आइए फिर करते हैं इंस्टेंट मनी ट्रांसफर यानी यूपीआई की बात। क्या होता अगर आज के फास्ट पेस्ड इंडिया में यूपीआई नहीं होता? क्या आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी फ्री और अमेजिंगली फास्ट मनी ट्रांसफर सर्विसेज का यूज कर पाते? तो दोस्तों, इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने डिजिटल इंडिया की नींव रखी और आज हमें आधार, यूपीआई, जीएसटी और फास्टैग जैसी टेक्नोलॉजी दी। और यही नहीं बल्कि इनके द्वारा को फाउंड की गई कंपनी इंडिया की वो पहली कंपनी थी जो नास्डैक पर लिस्ट हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे पद्म भूषण से नवाजे गए नंदन निलेकानी की लाइफ के बारे में, जिन्होंने इन्फोसिस जैसे टेक जायंट की शुरुआत की और फिर 28 इयर्स इन्फोसिस को देने के बाद यूआईडीएआई के चेयरमैन बने और इंडिया को डिजिटलाइज करने की कमान संभाली। साल 2003 में इन्हें फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा एशियाज बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला। तो 2005 में इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को दिए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें प्रेस्टिजियस जोसेफ शम्टर प्राइज मिला। वहीं 2006 में अपनी काबिलियत के लिए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया। और इस साल टाइम मैगजीन ने मिस्टर नंदन निलेकानी को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में जगह दी है। दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद आपको डिजिटल इंडिया का फाउंडर माने जाने वाले नंदन निलेकानी के कंट्रीब्यूशन से अवगत कराना है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से मिस्टर निलेकानी के कंट्रीब्यूशंस के अलावा उससे पड़ने वाले इम्पैक्ट्स पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट द्वारा डिजिटलाइजेशन के लिए उठाए गए कदम के ऊपर भी हम नजर डालेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे सीसैट तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी आईक्यू के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, नंदन निलेकानी का जन्म 2 जून 1955 को आईटी के हब कहे जाने वाले बैंगलोर कर्नाटका में हुआ। इनके पेरेंट्स दुर्गा एंड मोहन राव निलेकानी कोंकणी ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ये ओरिजिनली कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सिरसी टाउन के रहने वाले थे। नंदन की अर्ली स्कूलिंग बिशप कॉटन बॉयज स्कूल से हुई और आगे चलकर इन्होंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल दरवाड़ कर्नाटक पीयू कॉलेज में अपना समय गुजारा। इसके बाद उन्होंने अपनी बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडिया के जाने माने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे से की। हम आप सबको बताना चाहेंगे कि मिस्टर निलेकानी ने बिना किसी कोचिंग के अपनी मेहनत और डेडिकेशन के साथ IIT में खुद को दाखिल करवाया था। नंदन ये बताते हैं कि IIT ने उन्हें अच्छी एजुकेशन के साथ ही साथ सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस भी दिया। 1978 में अपने ग्रेजुएशन के बाद नंदन निलेकानी ने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति से हुई, जो उस समय पाटनी कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर ग्रुप हेड थे। मिस्टर मूर्ति ने ही निलेकानी का इंटरव्यू लिया था और यहीं से उन्हें नंदन निलेकानी की काबिलियत नजर आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, इसी मुलाकात से इन्फोसिस के सपने की शुरुआत होने लगी थी। नंदन बताते हैं कि नारायण मूर्ति की फिलॉसफी बाकियों से अलग थी। वो आईटी इंडस्ट्री को एक ऐसी इंडस्ट्री मानते थे जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन पावर और एक्सपर्टीज से भरपूर है। उनका मानना था कि आईटी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स द्वारा एक कंपनी सेटअप की जानी चाहिए जो ग्लोबली दूसरे प्रोफेशनल्स को सर्व करे। इसी सपने को रियलिटी में बदलने के लिए नंदन, मूर्ति और पाटनी कंप्यूटर्स में काम करने वाले 5 अन्य लोगों ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया और 1981 में $250 की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत हुई इन्फोसिस की।
इन्हीं 7 लोगों ने मिलकर इन्फोसिस को उसके इनिशियल स्टेज में बैकबोन की तरह संभाला। इस पूरी जर्नी में इन्फोसिस के साथ मिस्टर निलेकानी की जर्नी भी रोचक रही। पहले वो इन्फोसिस मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, फिर प्रेसिडेंट, उसके बाद चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और मार्च 2002 में नंदन को इन्फोसिस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। अप्रैल 2007 तक नंदन ने एज अ सीईओ इन्फोसिस में सर्व किया और 2007 से जून 2009 तक वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रहे। लेकिन इन्फोसिस की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। 80s के इंडिया में और आज के इंडिया में जमीन आसमान का फर्क है। आज जहां हर महीने नए स्टार्टअप्स लॉन्च हो रहे हैं और एंटरप्रेन्योरियल कल्चर बढ़ता जा रहा है, वहीं 80s में चीजें बिल्कुल ऑपोजिट थी। करीब एक डिकेड तक इन्फोसिस केवल कुछ ही क्लाइंट्स की मदद से जैसे तैसे चलती रही, लेकिन 1991 के बाद इंडिया में आई इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने इन्फोसिस के लिए दरवाजे खोल दिए। 1992 में इन्फोसिस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया और इंडिया के 3 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस में अपनी जगह बनाई। बैंगलोर में 4 लाख स्क्वायर फुट की फैसिलिटीज के साथ इन्फोसिस ने अपने कुछ ऑफिसेज बॉस्टन, न्यूयॉर्क और नेदरलैंड्स में भी सेटअप कर दिए। देखते ही देखते नेस्ले, AT&T, रीबॉक, इंटरनेशनल समेत कई बड़ी कंपनीज इन्फोसिस के बनाए सास प्रोडक्ट्स यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज कर रही थीं। फिस्कल ईयर 1997 में इन्फोसिस की कैपिटलाइजेशन जहां $192 मिलियन थी, वो 1998 के एंड तक $770 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। 11 मार्च 1999 में इन्फोसिस नास्डैक पे लिस्ट होने वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी। नास्डैक पे लिस्ट होने के पहले ही दिन इन्फोसिस की मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से बढ़कर $1 बिलियन पहुंच गई थी और लिस्ट होने के पहले ही साल के एंड तक इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू 15 टाइम्स बढ़कर $290 पर शेयर छू रही थी। फिर आने वाले साल 2002 में नारायण मूर्ति की सक्सेसफुल लीडरशिप के बाद नंदन निलेकानी इन्फोसिस के सीईओ बने। नंदन ने इन्फोसिस को एक ग्लोबल कंपनी बनाने के सपने को और ज्यादा मजबूती दी। नंदन निलेकानी की लीडरशिप के अंडर कंपनी ने पहले $1 बिलियन का रेवेन्यू मार्क क्रॉस किया और फिर आने वाले साल 2007 के एंड तक ये रेवेन्यू मार्क $3 बिलियन की ऊंचाइयां छू रहा था। नंदन अपनी इस काबिलियत के चलते सुर्खियों में आने लगे और जनवरी 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडेशन बोर्ड द्वारा लॉन्च हुई 20 ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नंदन निलेकानी ने अपनी जगह बनाई। इंडिया में निलेकानी इस लिस्ट में आने वाले वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स थे और उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए तत्कालीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा पद्म भूषण से वो नवाजे गए। दोस्तों, इन्फोसिस की बढ़ती सक्सेस के साथ नंदन निलेकानी भी उस दौरान इंडिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स में गिने जाने लगे। इस बात का अनुमान आप यूं लगा सकते हैं कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जुलाई 2009 में मिस्टर निलेकानी को UIDAI का चेयरमैन बनने के लिए आमंत्रित किया। एक इंटरव्यू में नंदन ने बताया कि UIDAI से पहले मई 2009 के दौरान कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट द्वारा उन्हें HRD मिनिस्टर बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन कुछ रीजंस के कारण नंदन ने इस पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया। मगर ID प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने UIDAI के चेयरमैन बनने का प्रस्ताव मंजूर किया। दोस्तों, ये पोजीशन एक कैबिनेट पोजीशन है और UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत को डिजिटलाइज करने की तरफ एक क्रूशियल स्टेप माना जाता है। इतनी मेजर पोजीशन और प्रोजेक्ट को संभालने के लिए आमंत्रित किया जाना अपने आप में ही गर्व की बात है। इन्फोसिस को इंडिया का टेक जायंट बनाने के बाद नंदन निलेकानी ने ईयर 2009 में कंपनी से रेजिग्नेशन दिया और UIDAI के चेयरमैन बन गए। 54 की एज में जहां लोग रिटायरमेंट लेकर फैमिली के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं, वहीं नंदन ने उन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश की गई कंपनी इन्फोसिस छोड़कर एक इनॉर्मसली लार्ज प्रोजेक्ट UIDAI को हैंडल करने का फैसला लिया। नंदन बताते हैं कि उनके लिए इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना दूसरा स्टार्टअप ज्वाइन करने के जैसा था, लेकिन अब की बार ये एक नेशनल लेवल स्टार्टअप था जिससे डिजिटल इंडिया की नींव रखी जाने वाली थी। दोस्तों, आधार आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोमेट्रिक ID सिस्टम बताया जाता है। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर भी आधार को दुनिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ID प्रोग्राम मानते हैं। सितंबर 2010 से यूनिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इशू करने के साथ UIDAI का ऑब्जेक्टिव आधार नंबर्स इशू करना रहा है, जिससे डुप्लीकेट और फेक आइडेंटिटीज को एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इंडिया को डिजिटलाइज करने की दिशा में नंदन निलेकानी और UIDAI ने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि UIDAI को सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सेटअप किया गया था। ईयर 2016 से पहले इसका कोई लेजिस्लेटिव बेस नहीं था और दूसरा बड़ा चैलेंज था प्राइवेसी। आधार कार्ड बनने के लिए UIDAI बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है,
जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स और रेटिनल स्कैन्स लिए जाते हैं। इस डेटा को फिर यूआईडीआई द्वारा सेंट्रलाइज डेटाबेसेस में स्टोर किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सेफ और सिक्योर है। साल 2012 में कर्नाटका हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के एच पुट्टास्वामी द्वारा आधार पर कई सवाल उठाए गए। उनका कहना था कि आधार हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है और आधार से लिंक्ड बायोमेट्रिक डेटा को कैसे यूज किया जाएगा, इस बात पर सरकार द्वारा कोई एडिक्वेट प्राइवेसी सेफगार्ड्स नहीं लगाए गए हैं। दूसरा ये कि सरकार द्वारा मिलने वाली बेनिफिट स्कीम्स खुद में लोगों की एक फंडामेंटल राइट है। आधार के होने या ना होने से लोगों को मिलने वाले बेनिफिट्स को लिमिट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, के एस पुट्टास्वामी द्वारा उठाए गए ऑब्जेक्शन ने आधार के लिए कहीं ना कहीं एक फीडबैक की तरह काम किया। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वही केस है जिससे आगे चलकर राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। बहुत सी खामियों में सुधार करते हुए 11 मार्च 2016 में लोकसभा द्वारा आधार एक्ट पास किया गया और आधार को एक ऑफिशियल और वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और वैलिड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस का प्रमाण मिला। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्लियरली मेंशन किया गया कि आधार किसी भी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी कार्ड को रिप्लेस नहीं करता और ना ही ये नागरिकता का प्रमाण है। आधार का होना आपको कोई सिटीजनशिप या उससे जुड़े राइट्स, बेनिफिट्स और एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता। इस नंबर के माध्यम से सरकार सिर्फ ये इंश्योर करना चाहती है कि उनके द्वारा लाए गए बेनिफिट्स और सब्सिडीज हर एक नागरिक तक पहुंचे। इन सब के अलावा आज आधार की वजह से अनफेयर प्रैक्टिसेस और मनी लीकेजेस को रोकना भी काफी हद तक आसान हो गया है। आज आधार की मदद से कई गवर्नमेंट सर्विसेज कुछ ही समय में अवेल की जा सकती हैं। एलपीजी कनेक्शन, सब्सिडाइज राशन, बेनिफिट्स अंडर एनएसएपी और पेंशन स्कीम्स, ई साइन, डिजी लॉकर, इंस्टेंट ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, सिम कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट और भी कई सर्विसेज ऐसे हैं जिन्हें आज आधार की मदद से इंस्टेंटली एक्सेस किया जा सकता है। 2013 में आई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम भी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट वेलफेयर स्कीम के टाइटल के साथ अपनी जगह बना चुकी है। आज इंडिया की 138 करोड़ पॉपुलेशन में यूआईडीएआई लगभग 131.68 करोड़ से भी ज्यादा आधार नंबर्स इशू कर चुकी है। दोस्तों, आधार प्रोजेक्ट पे काम करने के दौरान नंदन निलेकानी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को समझने लगे थे। इंडिया को डिजिटलाइज करने के सपने को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने का मन बनाया। मार्च 2014 लोकसभा इलेक्शन में निलेकानी कांग्रेस की तरफ से बैंगलोर साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े भी हुए, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट अनंत कुमार से हार गए। खैर, हारने के बाद भी नंदन निलेकानी ने इंडिया को डिजिटलाइज करने की तरफ अपने प्रयासों को जारी रखा। 2016 में नंदन निलेकानी इंडिया में डिजिटल पेमेंट को रिवॉल्यूशनाइज करने निकल पड़े। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जिस यूपीआई की मदद से आप सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर करते हैं, वो भी नंदन निलेकानी द्वारा ही डिजाइन किया गया है। सितंबर 2021 में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर लिक्विड ग्रुप में एनआईपीएल के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हुए सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम और जापान जैसी कई कंट्रीज पे यूपीआई बेस्ड क्यूआर कोड सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है। इससे ये पता लगता है कि मनी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में नंदन निलेकानी की सोच और इनोवेशन ने कैसे इंडिया को इन कंट्रीज से आगे रखा है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि फास्टैग और जीएसटी भी इन्हीं के इंटेलेक्ट की देन है। जीएसटी से पहले सेंटर और स्टेट में अलग अलग तरह के टैक्सेस जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और परचेज टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन आज जीएसटी के होने से पूरा टैक्स सिस्टम होमोजेनाइज हो चुका है। और यदि बात करें इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने की, तो इसकी भी शुरुआत नंदन निलेकानी और उनकी टीम द्वारा की गई है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि कैसे आरएफआईडी यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में यूज किया जा सकता है। दोस्तों, इंडिया में आधार, जीएसटी, यूपीआई, फास्टैग लाकर डिजिटलाइजेशन की नींव रखने के बाद 2017 में नंदन ने एक बार फिर इन्फोसिस की बिगड़ती बागडोर संभालने के लिए कंपनी में अपनी वापसी की। लेकिन इंडिया को बदलने की तरफ नंदन आज भी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। आज नंदन निलेकानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर एक फ्रीली एक्सेसिबल ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं, जहां ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स एक साबुन से लेकर एक प्लेन टिकट तक खरीद सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओएनडीसी नामक ये प्रोजेक्ट यदि सक्सेसफुल होता है तो जल्द ही अमेजॉन और वॉलमार्ट द्वारा ओन्ड फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनीज को जल्द ही इंडिया को बाय बाय कहना पड़ सकता है। दोस्तों, ओएनडीसी को लेकर हमारी टीम ने कई एनालिसिस प्रेजेंट किए हैं।
जिसे आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा नंदन निलेकानी ने अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को शेयर करते हुए 3 बुक्स भी पब्लिश की हैं। 2008 में पब्लिश हुई उनकी पहली बुक इमेजिनिंग इंडिया में उन्होंने उन आइडियाज़ को डिस्कस किया जिन्होंने इंडिया के पास्ट और प्रेजेंट को शेप किया, और बताया कि कैसे इंडिया अपने कुछ ऑब्स्टिकल्स और अपॉर्चुनिटीज़ को समझ के अपने फ्यूचर में सुधार कर सकता है। उसके बाद 2005 में आई बुक रीबूटिंग इंडिया में उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया अपने डेमोग्राफिक का इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है और क्या रीजंस हैं जिनके कारण इंडिया अब तक इसे करने में सक्षम नहीं हो पाया है। दोस्तों, जनवरी 2002 में पब्लिश हुई बुक द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस हमें टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से अवगत कराती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे नंदन ने एक मिडिल क्लास और वेल एजुकेटेड फैमिली से अपना सफर तय करते हुए आईआईटी बॉम्बे और फिर इन्फोसिस, यूआईडीआई, यूपीआई, जीएसटी और फास्टैग जैसे माइलस्टोन को क्रॉस करते हुए भारत को एक डिजिटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते गए। आज नंदन निलेकानी एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, लीडर और विजनरी होने के साथ साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। साल 2017 में नंदन और उनकी वाइफ रोहिणी ने अपनी 50% वेल्थ बिल गेट्स द्वारा ऑर्गेनाइज्ड गिविंग प्लेज मूवमेंट में डोनेट की। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत सी कंट्रीज में इनइक्वालिटी तेजी से बढ़ती जा रही है और उनके डोनेट करने का मकसद इस बढ़ती हुई इनइक्वालिटी को कम करना है। और उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स को थैंक्स कहते हुए कहा कि उनका ये इनिशिएटिव भगवद गीता में लिखे एक श्लोक को दर्शाता है, जहां कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तवा कर्मणि। इसका मतलब है कि हमारा राइट सिर्फ काम करना है, फल की चिंता करना नहीं। तो जरूरी है कि हम फल की चिंता ना करते हुए प्लेज लें और लोगों के हित के लिए काम करें। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड करते हैं आज के एनालिसिस को, और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ओएनडीसी की मदद से नंदन निलेकानी इंडिया में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के मोनोपोली को चैलेंज कर पाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।